ओके स्टूडेंट्स, जो आज हमारा टॉपिक है उसमें सबसे पहले जो प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स में ड्रग है वो है फिडॉक्सीमाइसिन। ठीक है। हमने जैसे मैक्रोलिड कीटोलिड्स वगैरह पढ़े थे, उसमें हमने एरिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन, क्लिथ्रोमाइसिन, कीटोलिड में हमने टेलिथ्रोमाइसिन पढ़ी थी। इसी तरह माइसिन के नाम पे ही एक फिडॉक्सीमाइसिन ड्रग है। ठीक है। ये भी जो है, इसका भी जो स्ट्रक्चर है वो मैक्रोसाइक्लिक एंटीबायोटिक ही है। जैसे हमने मैक्रोलिड और कीटोलिड को जनरली जब एक्सप्लेन किया था तो हमने यही बोला था कि ये मैक्रोसाइक्लिक एंटीबायोटिक्स हैं। ठीक है। इनका स्ट्रक्चर के साथ डीऑक्सी शुगर अटैच होती है। तो ये जो फिडॉक्सीमाइसिन होती है इसका भी बिल्कुल सेम है कि ये भी मैक्रोसाइक्लिक एंटीबायोटिक है और इसका स्ट्रक्चर भी मैक्रोलिड की तरह का ही है, बट सम डिफरेंस की वजह से, मैकेनिज्म में चेंजेस की वजह से ये ड्रग जो है वो अलग कैटेगरी में रखी गई है। ये मैक्रोलिड और कीटोलिड में इसको इंक्लूड नहीं किया गया। ठीक है। ये इंडिविजुअली ड्रग एक्सप्लेन की गई है। बट वो कहते हैं कि इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो यूनिक है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये है कि ये आरएनए पॉलीमरेज पे जाके एक्ट करके बैक्टीरियल ट्रांसक्रिप्शंस को बेसिकली डिस्टर्ब कर देती है। बच्चे देखें, प्रोटीन सिंथेसिस में हम बात ही क्या करते हैं कि किसी भी सब यूनिट के साथ, वो 50 सब यूनिट हो सकता है या वो 30 सब यूनिट राइबोसोमल सब यूनिट हो सकता है, उसके साथ कोई भी ड्रग जाके बाइंड करती है, वो ट्रांसलोकेशन या ट्रांसक्रिप्शन को बेसिकली इनहिबिट कर देती है। ठीक हो गया। जब वो इनहिबिट करेगी तो जो हमारे पास प्रोटीन बन रही है और जिससे फिर आगे मैसेंजर आरएनए और फिर डीएनए और फिर माइटोसिस और मियासिस और प्रॉपर वो डिवीजन हो रही है, वो नहीं होगी। ठीक है। तो हमने बेसिकली यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस वाले स्टेप को इनहिबिट करना होता है जिसमें ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलोकेशन होती है। ठीक हो गया। तो इसमें बेसिकली फिडॉक्सीमाइसिन में बैक्टीरियल ट्रांसक्रिप्शन को डिसरप्ट करते हैं और प्रोटीन सिंथेसिस को बेसिकली इनहिबिट करके ये बैक्टीरियल सेल वॉल की डेथ काज करवा देते हैं। अगर बैक्टीरियल सेल वॉल की डेथ काज करवाते हैं तो इट मीन इट इज बैक्टीरियो सिडल। ये बैक्टीरियोसिडल ड्रग है। आपने बैक्टीरियोसिडल और बैक्टीरियोस्टेटिक के बारे में डिटेल में पढ़ा है कि व्हाट इज बैक्टीरियोस्टेटिक एंड व्हाट इज बैक्टीरियोसिडल। ठीक है। और जो बैक्टीरियोसिडल ड्रग्स होती हैं वो पोटेंट अपना इफेक्ट देती हैं, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जड़ से लाइक उसकी डेथ करवा देती हैं। बट जो बैक्टीरियोस्टेटिक होती हैं वो जस्ट ग्रोथ को वहीं पे रोक देती हैं, जितनी उस इन्फेक्शन या वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसकी ग्रोथ हो रही होती है वहां पे उसको स्टॉप करवा देती हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट हम स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी की बात करें तो ये जो फिडॉक्सीमाइसिन है इसका नैरो स्पेक्ट्रम है। ठीक है। ये लिमिटेड इसका यूज है, ये ज्यादा यूज नहीं होती। ये लिमिटेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट इसकी एक्टिविटी है। जैसे कि ये ग्राम पॉजिटिव एरोब्स के अगेंस्ट एक्टिव होती है। ठीक है। उसके बाद ये ग्राम पॉजिटिव एनारोब्स के अगेंस्ट एक्टिव होती है, दो इन माइक्रोब्स के अगेंस्ट एक्टिव होती है। नेक्स्ट ये इसकी जो एक्टिविटी है ये स्टेफाइलोकोकाई और एंटीरोकोकाई के अगेंस्ट भी होती है। और ये बैक्टीरियोसिडल एक्टिविटी इसकी क्लोस्ट्रीडियम डेफिकाइल के अगेंस्ट भी होती है। ठीक है। बच्चे, आप लोगों ने एक वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से याद रखनी है चीज। हम नेक्स्ट क्लिंडामाइसिन में इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि ये जो क्लोस्ट्रीडियम डेफिकाइल है ना, बेसिकली जब ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी में अवर ग्रो करता है ना तो इससे डायरिया होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ठीक है। क्योंकि ये स्यूडोमोनास को लाइटस आगे काज करवाता है और उससे फिर डायरिया जो है वो पेशेंट को हो जाता है। तो ये बेसिकली ये जो ड्रग है ये फिडॉक्सीमाइसिन ये क्लोस्ट्रीडियम डेफिकाइल को भी ट्रीट करती है और इसकी जो क्लोस्ट्रीडियम डेफिकल के लिए एक्टिविटी है वो बैक्टीरियोसिडल है। ठीक है। इनका जैसे कि हमने सिंपली पहले बात की कि फिडॉक्सीमाइसिन का ये है तो मैक्रोलिड की तरह की, बट इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन चूंकि यूनिक होते हैं मैक्रोलिड से कीटोलिड से। मैक्रोलिड कीटोलिड बेसिकली क्या करती हैं, वो सब यूनिट्स के साथ बाइंड करती हैं जाके 50 सब यूनिट या 30 सब यूनिट। मतलब मैक्रोलिड तो 50 सब यूनिट के साथ बाइंड करेगी। तो यहाँ पे सिंपली वो बाइंड नहीं करती, वो जस्ट ट्रांसक्रिप्शन को आरएनए पॉलीमरेज के थ्रू डिस्टर्ब कर देती है। ठीक है। उसके साथ जाके बाइंड करती है, वहां पे एक्ट करती है उस सब यूनिट पे, सिग्मा सब यूनिट ऑफ आरएनए पॉलीमरेज पे जाके बाइंड करके ये बैक्टीरियल ट्रांसक्रिप्शन को क्या कर देती है, डिसरप्ट कर देती है। कहते हैं कि यूनिक टारगेट की वजह से इसकी क्रॉस रेजिस्टेंस नहीं होती। आपने पढ़ा होगा सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर में हमने डिटेल में क्रॉस रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा था कि फॉर एग्जांपल अगर पेंसिलिन से एलर्जी है तो फिर जितनी भी, जैसे सिफेलोस्पोरिन से भी क्रॉस एलर्जी हो सकती है, क्रॉस रेजिस्टेंस हो सकती है। ठीक है। जैसे क्रॉस एलर्जी होती है उसी तरह क्रॉस रेजिस्टेंस होती है। तो क्रॉस रेजिस्टेंस का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल एक कैटेगरी की ड्रग है जैसे मैक्रोलिड कीटोलिड है और उनसे रेजिस्टेंस है, तो
ये जो अगर ड्रग है फिडॉक्सीमाइसिन, इसकी क्रॉस रेजिस्टेंस हो सकती है, तो फिर इससे भी रेजिस्ट होगा, इससे भी उस पेशेंट को फर्क नहीं पड़ेगा। तो कहते हैं कि इस ड्रग की क्रॉस रेजिस्टेंस डॉक्यूमेंटेड नहीं है, ठीक है। फिर हम सिंपली हमने स्पेक्ट्रम पढ़ लिया, रेजिस्टेंस का थोड़ा सा पढ़ लिया, और फार्माकोकाइनेटिक की तरफ जब आते हैं तो फार्माकोकाइनेटिक में वो कहते हैं कि ओरली वेल अब्जॉर्ब ड्रग है, ठीक है। ये सिस्टेमिकली इनकी मिनिमल अब्जॉर्प्शन होती है। सिस्टेमिकली ड्रग्स जो है वो हमेशा आईवी फार्मूलेशन में दी जाती हैं। जो ड्रग आईवी फार्मूलेशन में दी जाती हैं वो सिस्टेमिक उनका इफेक्ट होता है। तो कहते हैं सिस्टेमिकली इनका मिनिमल इफेक्ट है, और ये गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अंदर रिमेन रहती हैं, क्योंकि ये ओरली दी जाती हैं, तो फिर ये जीआईटी के अंदर कुछ देर के लिए रहती हैं, ठीक है। इसी वजह से ये जो है क्लोस्ट्रीडियम डिफिकाइल इन्फेक्शन को ट्रीट करती हैं, जो कि गट के अंदर होती है। देखिए, मैंने आपको डायरिया बताया, थोड़ा सा रिलेट करें डायरिया को। डायरिया किस वजह से होता है कि हमारी मूवमेंट ज्यादा, जो इंटेस्टाइन की मूवमेंट है वो ज्यादा हो जाती है। गट जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है, वहां पर जो डिस्टरबेंस होती है वो क्लोस्ट्रीडियम डेफिकाइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होती है। तो हम फिर ओरली ये ड्रग देते हैं ताकि ये ज्यादातर गट के अंदर रहे, और ये फिर उस जो इन्फेक्शन है उसको ट्रीट करे, ठीक हो गया। नेक्स्ट इसमें ये है कि इसके कॉमन एडीआर्स हमने यूजेस पढ़ लिए। मेजर आपने क्लोस्ट्रीडियम डिफिकाइल को इसमें रिमाइंड रखना है, मतलब याद रखना है, ठीक है। उसके बाद एडीआर्स की बात करें तो नोजिया, ठीक है, वॉमिटिंग। अब आप देखो, आप रिलेट करो गट के थ्रू। आपने जीआईटी को हमने डिस्कस किया कि ये जीआईटी के अंदर ज्यादा देर तक रहती है, तो जो ड्रग जीआईटी के अंदर ज्यादा देर तक रहेगी तो वो जीआईटी को अपसेट भी करेगी, ठीक है। गैस्ट्रिक अपसेट आगाज करेगी, तो गैस्ट्रिक अपसेट में फिर क्या होगा कि नोजिया, वॉमिटिंग, abdominal पेन जैसे एडीआर्स आएंगे। और वो कहते हैं कि ये जो एनीमिया और न्यूट्रोपिनिया वाले एडीआर्स हैं ये इनफ्रीक्वेंटली, मतलब ये लेस कॉमन है, ये ज्यादा नहीं होते, ठीक है। मोस्ट रेयर पेशेंट में ये एडीआर्स आ सकते हैं, बट मोस्ट कॉमन जो एडीआर है वो नाजिया, वॉमिटिंग और abdominal पेन है, ठीक हो गया। नेक्स्ट इसमें ये है कि हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस भी इन ड्रग से होते हैं, ठीक है। हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस में वो कहते हैं कि एंजियोडीमा, डिज्निया, प्लूराइटिस वगैरह इन ड्रग से हो सकते हैं। इसी वजह से कहते हैं कि फिडॉक्सीमाइसिन को कॉशनली उन पेशेंट के अंदर यूज करना चाहिए जिनको मैक्रोलीड से एलर्जी हो। एक पेशेंट है जिसको जिसको मैक्रोलीड से भी एलर्जी है, और वो पेशेंट फिडॉक्सीमाइसिन ले रहा है, अगर उसको मैक्रोलीड से आराम नहीं आ रहा, तो क्योंकि फिडॉक्सीमाइसिन की हाइपर सेंसिटिविटी होने के चांसेस ज्यादा हैं, तो हम फिर उस रिस्क को कम करने के लिए ये ड्रग नहीं देंगे, ठीक हो गया। यहाँ पे ये जो फिडॉक्सीमाइसिन है ये हमारी ड्रग कंप्लीट होगी। सिंपली मैंने कोशिश की है कि मैं आपको वर्ड टू वर्ड लाइनों को एक्सप्लेन करूं और इजी वर्डिंग में बताऊं, ताकि जब आप बुक से पढ़ोगे तो आपके लिए ये याद करना मुश्किल नहीं होगा या समझना मुश्किल नहीं होगा। और आप लोग बेशक बुक से पढ़ते हो ना, तो बुक पे भी कोशिश क्या करो, जैसे मैंने यहाँ हेडिंग्स बना ली हैं कि ये मैकेनिज्म है, ये स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी है, ये रेजिस्टेंस है, ये पीके है, ये एडीआरस हैं, और ये हमारे पास यहाँ हाइपर सेंसिटिविटी वाले एडीआरस। तो आपने जब आप हेडिंग बुक पे भी बना लेते हो ना, तो पेपर में जब आप याद करते हो ना, तो फिर आपको जनरली चीजें याद रह जाती हैं। अच्छा ये मैकेनिज्म है, अच्छा इस मैकेनिज्म में ये है। और कुछ लोगों को विजुअली लाइनों को रिमाइंड रख के भी, जहन में रख के भी बच्चों को याद रहते हैं। तो कोशिश क्या करें कि अपने विजुअल जो आपके जो थीम्स हैं उनको आप बेहतर करें, ताकि आपके लिए चीजें याद करना, रिमाइंड करना इजी हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट बच्चे क्लिंडामाइसिन है, ठीक है। अब क्लिंडामाइसिन बच्चे ये आपने सुना ही होगा, क्लिंडामाइसिन जो है वो बहुत कॉमन यूज होती है ये इन्फेक्शंस में। ये बेसिकली आपने ना ट्यूब्स की फॉर्म में टॉपिकली आपने क्लिंडामाइसिन के बारे में सुना होगा। और क्लिंडामाइसिन बेसिकली अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे तो मैं आपको बताती हूँ कि क्लिंडामाइसिन के बेसिक यूजेस क्या हैं, ठीक है। अब सबसे पहले कहते हैं कि क्लिंडामाइसिन भी बेसिकली मैक्रोलिड की तरह का ही इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है, और ये क्या करती है कि ये 50 सब यूनिट पे जाके ही बाइंड होती है। हमने फिडॉक्सीमाइसिन पढ़ी तो हमने बोला कि ये इसका स्ट्रक्चर जो है वो मैक्रोलिड की तरह का होता है फिडॉक्सीमाइसिन का, बट उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन यूनिक होता है। लेकिन यहाँ हम थोड़ी सा डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं कि क्लिंडामाइसिन मैक्रोलिड की तरह की ही होती है, और इसकी जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये है कि ये भी 50 सब यूनिट पे बाइंड करती है, ठीक है। ये प्राइमरली जो यूज की जाती है ये ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स को ट्रीट करने के लिए यूज की जाती है, जिसके अंदर हमारे पास बेसिकली मेथिसिलिन रेजिस्टेंस स्टेफाइलोकोकस एरियस होते हैं, या स्टेप्टोकोकस होते हैं, या एनारोब्स बैक्टीरियाज होते हैं। इन बैक्टीरिया को ट्रीट करने के लिए ये ड्रग्स दी जाती हैं ज्यादातर।
पॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स को ट्रीट करने के लिए यूज की जाती हैं। ठीक है, इनका अब यूज भी पढ़ लिया, यूज ही स्पेक्ट्रम इनका हो गया। ठीक है, आपने जब यूज को लिखना है तो वही आपका स्पेक्ट्रम बन जाएगा। रेजिस्टेंस की बात करें तो कहते हैं कि रेजिस्टेंस इनकी सेम एरिथ्रोमाइसिन की तरह की है। ठीक है, आपने मैक्रोलिड को अगर कल डिटेल से पढ़ा होगा तो आपको थोड़ा सा एरिथ्रोमाइसिन की रेजिस्टेंस का पता चल गया होगा कि एरिथ्रोमाइसिन की रेजिस्टेंस कैसे होती है। तो बेसिकली वो कहते हैं कि इसकी रेजिस्टेंस मैकेनिज्म बिल्कुल सेम एरिथ्रोमाइसिन की तरह की है और क्रॉस रेजिस्टेंस भी इसमें होती है। इस ड्रग में क्रॉस रेजिस्टेंस होने के चांसेस इस तरह है कि अगर मैक्रोलिड से रेजिस्टेंस है तो हो सकता है कि क्लिंडामाइसिन, वही पेशेंट अगर क्लिंडामाइसिन लेगा किसी भी उस इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए, तो वो क्रॉस रेजिस्टेंस हो सकती है कि उसको उससे भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसमें बेसिकली कहते हैं कि ये जो ड्रग है ये सी डेफिकल मतलब क्लोस्ट्रीडियम डेफिकाइल रेजिस्ट होता है क्लिंडामाइसिन से। ठीक है, क्लिंडामाइसिन आप जब देते हैं, जैसे फिडॉक्सीमाइसिन तो क्लोस्ट्रीडियम डेफिकाइल को ट्रीट करने के लिए यूज किया जाती है ना ड्रग, बट ये जो क्लिंडामाइसिन है ये बेसिकली इस ऑर्गेनिज्म को रेजिस्ट करती है। इस ऑर्गेनिज्म ये जो ऑर्गेनिज्म है ये इस ड्रग से इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, जितना आप बॉडी में ये ड्रग दे दो क्लोस्ट्रीडियम डेफिकाइल की ग्रोथ इनहिबिट नहीं होगी। ठीक है, और यूटिलिटी जो हमारे पास क्लिंडामाइसिन की होती है ग्राम नेगेटिव एनारोब्स के अगेंस्ट, जिसमें हमारे पास बैक्टीरियाइड्स आ जाते हैं, वो भी ज्यादातर डिक्रीज हो रहे हैं क्योंकि रेजिस्टेंस पैटर्न ज्यादा बढ़ रहा है। ठीक है, तो बेसिकली जनरली अगर देखा जाए तो ये जो क्लिंडामाइसिन है ये ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स को ही जनरली ट्रीट करती हैं, ये ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिजम्स को ट्रीट नहीं करती क्योंकि रेजिस्टेंस पैटर्न है इनका। और दूसरा ये कि ये क्लोस्ट्रीडियम डेफिकाइल इन्फेक्शन को भी ट्रीट नहीं करती। ठीक है, अब आपने जनरली यूजेस भी पढ़ लिए, रेजिस्टेंस पैटर्न भी पढ़ लिया। नेक्स्ट आ गया कि ये जो क्लिंडामाइसिन है ये फार्माकोकाइनेटिक इसकी क्या है। ठीक है, ये आईवी और ओरल दोनों फार्मूलेशन में अवेलेबल होती है। ठीक है, ये ओरली ये अब्जॉर्ब तो होती है, लेकिन इसकी जो ओरल जब बॉडी में देते हैं तो ये फिर जीआईटी इंटॉलरेंस की वजह से कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जब क्लिंडामाइसिन उनको दी जाती है ओरली तो उनको वॉमिटिंग या नाजिया या अब्डोमिनल पेन इतनी सीवियर होती है कि वो इस ड्रग को टॉलरेट नहीं कर सकते। तो बेसिकली वो कह रहे हैं कि ये क्लिंडामाइसिन इस वजह से ओरली लिमिटेड है क्योंकि इसकी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इंटॉलरेंस बहुत ज्यादा है। ठीक है, ये बॉडी के अंदर वेल डिस्ट्रीब्यूट होती है बॉडी फ्लूइड्स के अंदर, बट ये सीएसएफ के अंदर इसका जो लेवल है वो नहीं एंटर होता। ठीक है, ये पुअरली सीएसएफ के अंदर अंदर एंटर होती है। ठीक है, क्लिंडामाइसिन जो है वो एक्सटेंसिवली ऑक्सीडेटिव इसकी मेटाबॉलिज्म होती है और ये बेसिकली जब लीवर से मेटाबोलाइज होती है तो ये एक्टिव फॉर्म में भी मेटाबोलाइज हो सकती है और ये इनएक्टिव मेटाबोलाइट्स में भी कन्वर्ट हो सकती है। ठीक है, और फिर ये बाइल के थ्रू एक्सक्रीट और यूरिन के थ्रू ये एक्सक्रीट हो जाती है। ठीक है, ये ड्रग इसके बाद कहते हैं कि इसकी जो यूरिनरी एक्सक्रीशन है वो लो होती है, जिसकी वजह से यूटीआई इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए इसकी जो एक कहते हैं ना कि इन्फेक्शन जो यूटीआई इन्फेक्शन है और उनको ट्रीट करने के लिए क्लिंडामाइसिन को ज्यादातर यूज नहीं किया जाता। ठीक है, उसके बाद इसके जो बेसिकली एडीआर्स की अगर बात करें तो कहते हैं कि स्किन रैशेस जो है वो कॉमन एडीआर है और डायरिया भी एक मोस्ट कॉमन एडीआर है। बच्चे डायरिया आपने समझने की कोशिश करनी है। आप लोगों ने अपने घरों में देखा होगा अक्सर जिन पेशेंट्स को डायरिया होता है डॉक्टर्स भी उनको प्रिस्क्राइब कर देते हैं कि आप फ्लैजेल लें। ठीक है, उससे क्या होता है कि मोटिलिटी थोड़ी सी डिक्रीज होती है, वाटर एब्जॉर्प्शन ज्यादा होती है, ताकि आपका डायरिया जो है वो फुली रिकवर हो जाए विद इन 2 to 3 डोजेस ऑफ फ्लैजेल। सो ओवरऑल अगर देखा जाए तो फ्लैजेल इज नॉट फॉर दिस इंडिकेशन, फ्लैजेल इज नॉट यूज फॉर डायरिया ट्रीटमेंट, बट हम जनरली मार्केट में देखते हैं कि फ्लैजेल को यूज किया जाता है। सम हो अगर डीप पर्सपेक्टिव में हम इसकी बात करें तो फ्लैजेल को क्यों यूज किया जाता है अगर डायरिया माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पे बेस करता है। देखो, हमारे इंटेस्टाइन में कुछ बेनिफिट माइक्रोफ्लोरास भी हैं और कुछ नेगेटिव माइक्रोफ्लोरास भी हैं। जो बेनिफिट है वो हमारी जो गट की हेल्थ है उसको इम्प्रूव करते हैं, और कुछ जो नेगेटिव माइक्रोफ्लोरास हैं जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने बात की क्लोस्ट्रीडियम डेफिकाइल की, तो ये जो क्लोस्ट्रीडियम डेफिकाइल है जब ये ज्यादा ग्रो करता है तो ये डायरिया को ज्यादा बढ़ा देता है बॉडी में। ठीक है, इसकी बॉडी में ओवर ग्रोथ जो है वो स्यूडोमोनास कोलाइटस काज करवा देती है, जिसकी वजह से डायरिया होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो फिर हम क्या करते हैं उन पेशेंट्स को में क्लिंडामाइसिन दे रहे हैं और उनमें क्लोस्ट्रीडियम डेफिकाइल इन्फेक्शन है और वो नहीं ट्रीट हो रही और उससे डायरिया हो रहा है, तो फिर हम मेट्रोनिडाजोल को देते हैं या वेनकोमाइसिन को देते हैं। वेनकोमाइसिन भी आपने डिटेल में पढ़ी है पीछे सेलवाल सिंथेसिस में। मेट्रोनिडाजोल या वेनकोमाइसिन देते हैं ताकि हम क्लोस्ट्रीडियम डेफिकाइल इन्फेक्शन को ट्रीट कर लें। ठीक है,
तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा फ्लैजल के बारे में भी पता चल गया होगा। और बच्चे एक मैं आपको एक वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से एक इम्पोर्टेंट बात बताती हूँ। कभी आपसे कोई पूछ ले ना कि बायो अवेलेबिलिटी के बारे में आपसे कोई पूछ ले कि 100% बायो अवेलेबिलिटी किन ड्रग्स की है, तो आपके जहन में तो यही आएगा कि आईवी फार्मूलेशन में जो इंट्रावीनस ड्रग्स दी जाती हैं उनकी ही बायो अवेलेबिलिटी 100% होती है। बट आप लोग यहाँ पे एक एडिशनल पॉइंट अपने जहन में रखें कि जो फ्लैजल है वो 400 mg डोज में आती है। और फ्लैजल की अगर कोई आपसे नॉर्मल डोज भी पूछे ना तो आपने बताना है कि फ्लैजल में का जो ब्रांड नेम है वो तो फ्लैजल है, बट जो जेनेरिक नेम है वो मेट्रोनिडाजोल है। और ये बेसिकली तो एमीबियासिस और इस तरह की इन्फेक्शन को ट्रीट करती है, बट ये डायरिया को भी ट्रीट करने के लिए यूज की जाती है और ये 400 mg डोज में आती है, ठीक है। ये बेसिकली जो 4 ड्रग रेजिमेंस हम देखते हैं ना अल्सर को ट्रीट करने के लिए, उसमें भी ये ड्रग दी जाती है, ठीक है, गैस्ट्रिक अपसेट को डिक्रीज करने के लिए। उसके बाद डायरिया को या अगर कॉन्स्टिपेशन हो रही है उसको प्रिवेंट करने के लिए। उसके बाद इसमें ये है कि जो फ्लैजल है इसकी भी 100% बायो अवेलेबिलिटी है, जबकि ये एंटी कोटी टेबलेट होती है और ये ओरली दी जाती है, इसको तोड़ा नहीं जाता, ठीक है। बॉडी में इसको वंस डे जब देना है या आपने जिस तरह भी डोज को टाइट्रेट किया हुआ है, तो इस मेडिसिन को आपने तोड़ के नहीं लेना होता, ये एंटी रिकोटेड है। और अक्सर आपने देखा होगा हमारे माशरे में, आप लोग भी कोशिश किया करो कि आप अपने घरों में इस चीज को ऑब्जर्व करो कि कुछ मेडिसिन ऐसी हैं कि जो एंटी कोटेड होते हैं और हमारे बड़ों को इन चीजों का नहीं पता होता, और वो मेडिसिन को अपनी तरफ से ये समझते हैं कि हम इसको आधा करके ले लेंगे तो हम हाई डोज में मेडिसिन नहीं लेंगे, वो कम डोज हमें लेंगे, हम लेंगे। तो वो एंटी कोटेड टेबलेट को जब तोड़ते हैं तो वो जीआईटी के अंदर तो उसकी एब्जॉर्प्शन हमने तो प्रिवेंट करनी होती है, वो तो जाके इंटेस्टाइन में उसने एब्जॉर्ब होना होता है। बट होता ये है कि वो जीआईटी को फिर अपसेट करती है, उसका इफेक्ट नहीं आता। चूंकि लेक ऑफ नॉलेज है और फार्मासिस्ट एज अ बीइंग फार्मासिस्ट हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स में इतना लेक है। लेक ऑफ नॉलेज की भी हम बात कर सकते हैं इसमें कि फार्मासिस्ट होने के नाते हमारा इतना फर्ज होना चाहिए कि हम अवेयरनेस पैदा करें। बट मैंने अपनी सोसाइटी में ये चीज देखी है कि यहाँ पे बीइंग फार्मासिस्ट इवन हमारे टीचर्स भी हमें वो चीज गाइड नहीं करते कि ये चीजें आप अपने घरों में ऑब्जर्व करें। जब वो पढ़ा रहे होते हैं वो ये छोटी छोटी बातों को नहीं नोट करते। हाँ, जिनके घरों में भी मेडिकल फील्ड के रिलेटेड मौजूद हो लोग, जैसे डॉक्टर्स हों या और किसी फील्ड ऐसी ही मेडिकल फील्ड के रिलेटेड, तो वो में भी डिस्कशन आपकी अपने घर में एक प्रोडक्टिव डिस्कशन होती हो और आप चीज़ों को ऑब्जर्व करते हो। बट मेरे ख्याल से कि कॉमनली ये चीज़ें नहीं होती, तो आप लोग भी ऑब्जर्व किया करो इन चीज़ों को। और फ्लैजल मैंने अक्सर देखा है कि लोग फ्लैजल को किसी भी ड्रग के साथ यूज करना जब शुरू करते हैं ना, जैसे ये मैंने आपको बोला फ्लैजल अक्सर स्टमक के अपसेट को कम करने के लिए यूज की जाती है, ठीक है, साथ हम कॉम्बिनेशन थेरेपी में देते हैं। बट अक्सर लोग उसको भी आधा करके लेते हैं। और देखें कि फ्लैजल है इंटेरी कोटी टैबलेट, और अगर हम उसको ले लेंगे तोड़ के, तो कितना ज्यादा साइड इफेक्ट है। वो जो अपसेट करना है उसने उसको ट्रीट करना है वो उसको मजीद अपसेट कर देगी। तो आप लोग भी अपने घरों में इन चीजों को नोट करना। ये एक एडिशनल पॉइंट था, यहाँ मेट्रोनिडाजोल का आया था और मैं आजकल इस पे रिसर्च कर रही थी मेट्रोनिडाजोल पे। और इस ड्रग पे तो मैंने कहा चलो आपको जरा डिटेल में इसके बारे में भी बता दूं, आपके भी नॉलेज में इजाफा हो जाए। ठीक है, उसके बाद बच्चे यहाँ पे ये क्लिंडामाइसिन हमारी डिटेल में कवर हो गई है, ठीक है। आपने क्लिंडामाइसिन में ये मैकेनिज्म को बता देना है, फिर यूजेस, फिर रेजिस्टेंस पैटर्न को बता देना है, फार्माकोकाइनेटिक को बता देना। उसके बाद आप डायरिया वाले एक एडीआर को मेंशन करके फिर डायरिया को डिटेल में बता देना, और फिर डायरिया को डिटेल में ये बता देना कि हम इसको ट्रीट करने के लिए कौन सी 2 ड्रग्स दे सकते हैं, और इसमें मेजरली हम मेट्रोनिडाजोल ही देते हैं बच्चे। ठीक हो गया। उसके बाद बच्चे नेक्स्ट है क्विनोप्रिस्टीन और डेल्फोप्रिस्टीन, ये दोनों भी एंटीबायोटिक्स हैं और ये बेसिकली स्ट्रेप्टोग्रामिन क्लास की एंटीबायोटिक्स हैं, ठीक है। दोनों स्ट्रेप्टोग्रामिन क्लास से बिलोंग करती हैं। और ये जो रेशो लिखा हुआ है ना 30:70 रेशो, इसका मतलब ये है कि क्विनोप्रिस्टीन जो है वो 30% रेशो में दी जाती है, जबकि जो डेल्फोप्रिस्टीन है वो 70% में दी जाती है। अब आप खुद कैलकुलेट करो, 70 + 30 = 100%। जब बॉडी में 2 कॉम्बिनेशन में ड्रग दी जाती है और एक 30% रेशो में दी जाती है और एक 70% रेशो में दी जाती है, तो कॉम्बिनेशन में वो दोनों 100% फिर बॉडी के अंदर अपना जो इफेक्ट है वो देती हैं, ठीक है। जो उन्होंने फिर अवेलेबल होना होता है या सिस्टमिकली जब वो अब्जॉर्ब करती हैं, तो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म के बाद वो कितनी बायो अवेलेबल होती हैं, ये डिपेंड करते हैं उन ड्रग्स की जो है वो रेशो पे, ठीक है। उसके बाद वो कहते हैं कि इन ड्रग्स के सिग्निफिकेंट एडीआरस की वजह से ये नॉर्मली जो है वो सीरियस इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए ही यूज की जाती हैं। ये ज्यादातर कॉमनली कोई इन्फेक्शन हो गई है
तो उसको ट्रीट करने के लिए ये यूज नहीं की जाती। ये अगर में भी बहुत सीवियर इन्फेक्शन है और जो इन्फेक्शन रेजिस्ट हो चुकी है, जो अदर किसी भी एंटीबायोटिक से ट्रीट नहीं हो रही है, माइनोग्लाइकोसाइड भी आपने दे लिए हैं, उसके बाद आपने जो है वो सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर्स भी दे दिए हैं, प्रोटीन सिंथेसिस में भी ओवरऑल आपने टेट्रासाइक्लिन मैक्रोलिड भी दे दिए हैं, बट आपको आराम नहीं आ रहा, तो फिर आप जो है सीरियस इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए ये मेडिसिन देते हैं। और ये मेडिसिन बेसिकली कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट ही काम करती है, जैसे कि ये वेनकोमाइसिन रेजिस्टेंस एंटीरोकोकस के फिशियम के अगेंस्ट ये काम करती है, और दूसरा ये हमारे पास, लेकिन इसमें भी इसकी थेराप्यूटिक ऑप्शंस जो है वो इतने खास हम नहीं कह सकते कि ये थेराप्यूटिक इफेक्टिव होगी भी या नहीं। इसके एटीआरस के चांसेस ज्यादा होते हैं, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो बच्चे ये भी जो ड्रग है, ये दोनों ड्रग वो कह रहे हैं कि दोनों कंपोनेंट्स जो है वो सेपरेटली 50 सब यूनिट पे जाके बाइंड करते हैं। 50 सब यूनिट पे जाके जब वो बाइंड करते हैं तो डेल्फोप्रिस्टीन की इंडिविजुअली जब उन्होंने बात की, ये डेल्फोप्रिस्टीन है, वो कहते हैं कि डेल्फोप्रिस्टीन जो है ये भी जो हमारे पास एक पेप्टाइड चेन प्रॉपर बन रही है ना प्रोटीन सिंथेसिस में, उसको डिसरप्ट करते हैं, उसको इलोंगेट नहीं होने देते, बेसिकली अमाइनो एसिड के एडिशन को इंटरफेयर करके, ठीक है। जो न्यू अमाइनो एसिड एक दूसरे के साथ जुड़ रहे हैं और प्रॉपर एक पेप्टाइड चेन बन रही है, उसको बेसिकली ये डिस्टर्ब करते हैं। जबकि ये जो क्विनोप्रिस्टीन होती है ये भी इलांगेशन को ही प्रिवेंट करती है, बट इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सेम होता है मैक्रोलिड की तरह का, ठीक हो गया। और ये भी जो है इनकम्प्लीट पेप्टाइड चेन को रिलीज करवा देती है। ऑब्वियसली बात है, जब इनकम्प्लीट पेप्टाइड चेन रिलीज होगी तो इट्स मीन के जो हमारे पास प्रोटीन सिंथेसिस जो हो रही है और जिससे प्रॉपर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो कर रहा है वो नहीं करेगा, ठीक हो गया। यहाँ पे आपने ये चीज याद रखनी है। तो उन्होंने इंडिविजुअली डेल्फोप्रिस्टीन का और क्विनोप्रिस्टीन का मैकेनिज्म बताया। फिर वो कहते हैं कि साइनर्जिस्टिकली जब ये दो ड्रग्स को इकट्ठा दिया जाता है तो ये अपना एक साइनर्जिस्टिक जो एडिटिव इफेक्ट देती हैं। और साइनर्जिस्टिक इफेक्ट वो इफेक्ट होता है जो कि दो ड्रग्स अगर इंडिविजुअल इफेक्ट वो थोड़ा थोड़ा दे रही हैं, तो जब वो इकट्ठे दे दी जाएंगी तो वो एक अच्छा और पॉजिटिव इफेक्ट देंगी और ज्यादा बेहतर इफेक्ट देंगी, ठीक है। कहते हैं कि मे बी इनका इंडिविजुअल इफेक्ट बैक्टीरियोस्टेटिक हो, बट जब ये कॉम्बिनेशन में ड्रग दी जाती है तो ये बैक्टीरियोसिडल एक्टिविटी होती है, और ये ज्यादातर इनका पोस्ट एंटीबायोटिक इफेक्ट भी प्रोलॉन्ग होता है। पोस्ट एंटीबायोटिक इफेक्ट वो इफेक्ट जो अगर आपने क्विनोप्रिस्टीन और डेल्फोप्रिस्टीन दे दी है और वो एक वीक के लिए आपने दी है, तो वीक के बाद आपने उसको क्विट कर दिया, उसको छोड़ दिया, ठीक है, लेना। तो लाइक थेरेपी आपकी एक वीक की है, तो उसके बाद भी पोस्ट एंटीबायोटिक इफेक्ट आता रहेगा ड्रग का। वो हो सकता है एक वीक का हो, नेक्स्ट पोस्ट एंटीबायोटिक इफेक्ट वो हो सकता है 2 वीक्स का हो, वो हो सकता है 3 महीने का हो। ये डिपेंड करता है उसकी हाफ लाइफ पे, ठीक है। एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम की बात करें तो कहते हैं कि ये ज्यादातर ग्राम पॉजिटिव कोकाई के अगेंस्ट एक्टिव होती हैं। ज्यादातर इनके अगेंस्ट प्राइमरी ये यूज की जाती हैं, ठीक है। ये रेजिस्टेंट जो ड्रग्स किसी और एंटीबायोटिक से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसी और एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंस है उसको ट्रीट करने के लिए ये यूज की जाती हैं। प्राइमरली ये जो है एंटीरोकोकस फैशियम इन्फेक्शंस को ट्रीट करती हैं। वीआरआई वेनकोमाइसिन रेजिस्टेंस स्ट्रेन्स को ये ट्रीट करती हैं। और इनके अगेंस्ट ये हमारे पास बेसिकली बैक्टीरियोस्टेटिक होती हैं, ठीक है। और ये एंटीरोकोकस स्पेशियलिस के अगेंस्ट इनकी एक्टिविटी नहीं देखी गई, ठीक है, अभी तक। रेजिस्टेंस की बात करें तो बच्चे डिफरेंट तरह के रेजिस्टेंस पैटर्न हो सकते हैं। आप रेजिस्टेंस में तो खुद से भी लिख सकते हैं कि आप लिख सकते हैं कि ईफ्लक्स पंप ज्यादा हो सकता है, यहाँ पे ईफ्लक्स पंप एक्टिव हो गया, ये आप कह सकते हो। आप कह सकते हो कि कोई इंजाइमेटिक प्रोसेस एक्टिव हो गया जिससे इंजाइम्स बनना शुरू हो गए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से कोई ऐसे इंजाइम बना दिए जो कि ड्रग को इनएक्टिवेट कर देगा। या ये हो सकता है कि जो ड्रग बेसिकली 50 सब यूनिट पे जाके या 30 सब यूनिट पे जाके या 23 राइबोसोमल सब यूनिट पे जाके बाइंड कर रही है, वहां पे जाके ये बेसिकली ये जो ड्रग्स ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वहां पे कोई म्यूटेशंस या ऐसी चेंजेस कर दें कि ड्रग प्रॉपरली वो जो उसकी रिकॉग्नाइजेशन है उस जगह पे जहाँ पे उसने बाइंड करना है वो रिकॉग्नाइज ही ना कर सके, आइडेंटिफाई ना कर सके। एंजाइमेटिक मॉडिफिकेशन जो है वो हमारे पास ये भी हो सकती है कि एक ड्रग ने बैक्टीरियोसिडल इफेक्ट देना है, मतलब फॉर एग्जांपल क्विनोप्रिस्टीन और डेल्फोप्रिस्टीन दोनों देते हैं, और हमारा टारगेट ये होता है कि हमने बैक्टीरियोसिडल इफेक्ट लेना है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करना है। बट हो सकता है कि एंजाइमेटिक मॉडिफिकेशन की वजह से रेजिस्टेंस पैटर्न इस तरह डेवलप हो जाए कि बैक्टीरियोसिडल की जगह वो बैक्टीरियोस्टेटिक हो जाए, कि वो जस्ट बैक्टीरिया को की ग्रोथ को इनहिबिट कर दे, वो बैक्टीरिया को प्रॉपरली किल ना करे। इसका मतलब ये है कि इन्फेक्शन प्रॉपरली ट्रीट नहीं होगी, ठीक हो क्या। यहाँ पे आपने ये चीज याद रखनी है। नेक्स्ट बच्चे, इसकी अगर फार्माकोकाइनेटिक की अगर बात की जाए तो कहते हैं कि फार्माकोकाइनेटिक में ये जो क्विनोप्रिस्टीन है बच्चे, क्विनोप्रिस्टीन ज्यादातर जो है वो अवेलेबल होती है आईवी फॉर्मुलेशंस में, ठीक है। ये इसका थेराप्यूटिक इफेक्ट सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में इतना ज्यादा अचीव नहीं होता। और ये हिपैटिक मेटाबॉलिज्म भी जो इसकी बेसिकली ये हिपैटिक मेटाबॉलिज्म होती है और ये फीसिस के थ्रू एक्सक्रीट होती है ड्रग, ठीक है। नेक्स्ट एडीआर्स की बात करें तो एडीआर्स में आपने ये याद रखना है कि ये वीनस इरिटेशन काज करवाती है। और वीनस इरिटेशन कैसे बच्चे काज करवाती है,
आपने कभी कुछ पेशेंट्स में देखा होगा, मैंने बहुत डिटेल में आपको फ्लेबाइटिस की एक कंडीशन बताई थी कि कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं, और ये ज्यादातर ना ओल्ड एज जो पेशेंट होते हैं ना, जिनकी एज बहुत ज्यादा हो जाती है और जिनके वेन्स दिखना शुरू हो जाते हैं और जिनकी जो प्रॉपर हेल्दी स्किन नहीं रहती, तो उनमें जो होता है ना, बेसिकली क्या होता है कि जब आप पेरिफेरल पेरिफेरल वेन्स में लगाते हैं ना इंजेक्शन, जैसे पेरिफेरल वेन क्या है, हैंड्स की वेन में या आर्म्स की वेन में जब आप इंजेक्शन लगाते हैं, तो वो वेन रप्चर हो जाती है फौरन, विद इन सेकंड वो वेन रप्चर होती है, कभी आपने ऑब्जर्व किया हो। तो विद इन सेकंड जब वो रप्चर होती है, तो वहां पे प्रॉपर एक जो है ना स्वेलिंग शुरू हो जाती है, और इतनी सीवियर स्वेलिंग होती है अक्सर, तो वो स्वेलिंग इतनी सीवियर होती है कि वो बाद में जैसे बिनाइन ट्यूमर्स टाइप नहीं होते, ऐसे गिल्टियां जो कि बॉडी के लिए नुकसानदा तो नहीं है, बट वो बन जाती हैं। जैसे आपने आपको इस ये भी एक यहाँ से बात निकली है, क्या आप लोगों की, मैं थोड़ी सी इसमें भी इजाफा करती हूँ आपके आपकी नॉलेज में, क्या आपको पता होगा जो हमारी बॉडी पे कुदरती तौर पे ये मोल्स बने हुए हैं, तो आप ये तो हम सब समझते हैं ये खूबसूरती की एक लामत है, ठीक है, ये जो मोल्स हैं, बट ये मोल्स भी बिनाइन ट्यूमर्स इनको कहा जाता है, ठीक है। अगर इनमें भी म्यूटेशन आ जाए तो ये कैंसरस हो सकते हैं, ठीक है, ये कैंसरस ट्यूमर्स मतलब हो सकते हैं, और ये बिनाइन ट्यूमर्स होते हैं, ठीक है, मतलब ये टॉक्सिक नहीं होते और ये बॉडी को इफेक्ट नहीं करते। इसी तरह वो मैंने अपने प्रॉपर अपनी ग्रैंड मम में ये कंडीशन देखी कि उनको जब एक नर्स ने लगाई ये पेरिफेरल वेन में उन्होंने लगाई ना इंजेक्शन लगाया, तो उनको उनकी वेन इतनी रप्चर हुई कि उसके बाद वो गिल्टी उनकी गई नहीं है अभी तक, ठीक है, वो प्रॉपर वैसे की वैसी बनी हुई है, हालांकि वो बॉडी को तो कुछ नहीं कर रही, वो हार्मफुल नहीं है, वो बिनाइन ट्यूमर बन गया है, बट ये है कि ये हार्मफुल नहीं होती, बट ये बन जाते हैं, और ये इरिटेशन, ये वीनस इरिटेशन, और उसके बाद ये ज्यादातर ये जो क्विनोप्रिस्टिन और डेल्फोप्रिस्टिन की होती है, ये पेरिफेरल से होती है, सेंट्रल लाइन के थ्रू अगर ड्रग नहीं दी जाती और पेरिफेरल के थ्रू दी जाती है तो वीनस इरिटेशन होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। हाइपर बिलीरोबिनेमिया ये भी एक इसका एडीआर है, जिसमें बिलीरोबिन का लेवल जो है वो ज्यादा हो जाता है, ठीक है। उसके बाद इसमें बेसिकली ये बोला हुआ है कि आर्ट्रोलजिया जिसमें जॉइंट पेन, और माइलिजिया जिसमें मसल पेन, ये भी रिपोर्ट हुए हैं कुछ पेशेंट्स के अंदर अगर हाई कंसंट्रेशन में डोज दे दी जाए, ठीक है। कहते हैं कि क्विनोप्रिस्टीन और डेल्फोप्रिस्टीन जो है ये CYP450 जो 3A4 माइक्रो ये आइसो एंजाइम्स हैं उसको इनहिबिट करते हैं। तो ऐसी ड्रग्स जो कि CYP3A4 से मेटाबोलाइज होती हैं, जैसे मेरे जहन में, आप लोग अभी लाजमी इसको जाके सर्च करना, मेरे जहन में आ रहा है बट मैं श्योर नहीं, हो सकते मैं गलत भी हूँ, कि ओमेप्राजोल जो है वो CYP3A4 से मेटाबोलाइज होती है, ठीक है, आप ये सर्च करना जाके, ठीक है, कल मुझे फिर बताना। CYP3A4 से वो मेटाबोलाइज होती है बॉडी में। तो अगर फॉर एग्जांपल हम अमेप्राजोल, एक पेशेंट अमेप्राजोल ले रहा है और उसके बाद वो ये एंटीबायोटिक ले लेता है, तो मेरे ख्याल से कि ये एंटीबायोटिक क्या करती है, उस CYP3A4 को, आइसोएंजाइम को इनहिबिट कर देती है, तो फिर अमेप्राजोल की टॉक्सिसिटी होने के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं, क्योंकि अमेप्राजोल जो है उसने मेटाबोलाइज और बॉडी से जो इलिमिनेट होना होता है उसकी हाफ लाइफ के थ्रू जो भी उसका प्रोसीजर होता है, तो वो एलिमिनेट नहीं होगा, क्योंकि उसने तो इस एंजाइम से मेटाबोलाइज होना होता है, ठीक है। इस वजह से इन ड्रग्स के टॉक्सिसिटी के चांसेस भी हैं। तो बच्चे यहाँ पे हमारी क्विनोप्रिस्टीन और डेल्फोप्रिस्टीन भी डिटेल में होगी। इसमें आपने जो चीज़ें अभी याद रखी, मतलब जो चीज़ें आपने अभी मैंने आपको बताई हैं उसमें आपने ये चीज़ याद रखनी है कि थोड़ा सा जनरली बता देना, फिर मैकेनिज्म को, एंटी बैक्टीरियल स्पेक्ट्रम को, रेजिस्टेंस पैटर्न को, इनके फार्माकोकाइनेटिक और एडीआरस को डिटेल में हमने पढ़ लिया है। बच्चे नेक्स्ट हमारी ऑक्साजोलिडीन एक ड्रग रह गई है, इसके लिए मैं आपको दोबारा लिंक जनरेट करती हूँ, क्योंकि ये लिंक अभी बिल्कुल ऑफ हो जाएगा, तो अभी हम नेक्स्ट लिंक जनरेट करते हैं, उसमें आप लोग ज्वाइन करें, ठीक है। फिर हम ये नेक्स्ट क्लास को पढ़ लेते हैं 10 मिनट में। ओके बच्चे, नेक्स्ट है ऑक्साजोलिडीन, ठीक है। ऑक्साजोलिडोन्स की अगर बात की जाए तो इसमें दो तरह की कैटेगरी की ड्रग्स आ जाती हैं। इसमें एक है लाइनिजोलिड और एक है टेडिजोलिड, ठीक है। लाइनिजोलिड और टेडिजोलिड जो दोनों ड्रग्स हैं, ये सिंथेटिक ऑक्साजोलिडोन्स है। सिंथेटिक का मतलब ये है कि लेबोरेटरी में इनकी जो है वो मॉडिफिकेशन की गई है, इनके स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन आप कह सकते हैं कि की गई है, और ये सिंथेसाइज की गई हैं, ठीक है। नेचुरल, जैसे हम पढ़ते हैं ना कि पेंसिलिन जी और पेंसिलिन वी नेचुरल हैं, और फिर आगे से जब हम क्लासिफिकेशन को नेक्स्ट डेप्थ में पढ़ते हैं सेल वॉल में, तो हम कहते हैं कि अमोक्सिसिलिन और एम्पिसिलिन सिंथेटिक हैं। इसी तरह यहाँ पे ये जो लाइनिजोलिड और टेडिजोलिड हैं, ये सिंथेटिक ऑक्साजोलिडोन्स हैं, ठीक है। ये ज्यादातर
ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स को ट्रीट करने के लिए ये ड्रग्स दी जाती हैं। और इसमें आपने बस ये याद रखना है कि ऑक्साजोलिडोन्स को ना ज़्यादातर रेजिस्टेंट स्ट्रेन्स के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। रेजिस्टेंट स्ट्रेन्स वो स्ट्रेन्स जैसे कि जैसे कि मेथिसिलिन रेजिस्टेंस स्टेफाइलोकोकस एरियस है, पेनिसिलिन रेजिस्टेंस स्ट्रेप्टोकोकाई है, वेंकोमाइसिन रेजिस्टेंस एंटीरोकोकस है। तो रेजिस्टेंट स्ट्रेन्स को या आइसोलेट्स को ये ट्रीट करने के लिए ये ड्रग्स मेजरली यूज़ की जाती है। मार्केट में इसका यूज़ तभी ज़्यादा है जब इसको कोई ऐसी ड्रग्स जो फर्स्ट लाइन एजेंट्स हैं और वो इन्फेक्शन को ट्रीट नहीं कर रही, उसको प्रॉपरली कम्बैट नहीं कर सकती, तो फिर ये जो ड्रग है ये लास्ट लाइन आप कह सकते हैं कि फिर ऑप्शन होता है और इसको दिया जाता है, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो बच्चे ये भी क्या करते हैं कि ये 23 जो सब यूनिट होता है ना राइबोसोमल आरएनए का, वहां पे जाके बाइंड करके ये 50 सब यूनिट पे बाइंड करती है, ठीक है। बेसिकली जब ये 50 सब यूनिट पे बाइंड करती है, जैसे मैक्रोलीड आपने पढ़ा या क्लिंडामाइसिन पढ़ा, वो भी 50 सब यूनिट्स पे जाके बाइंड करते हैं। ये भी 50 सब यूनिट पे बाइंड करके जाके जो 50, देखो बच्चे, 50 प्लस 30, आप याद रखो कि 50 प्लस 30 इज इक्वल टू 70। तो ये जो ड्रग्स होती है ना, जब ये 50 और 30 सब यूनिट्स पे जाके बाइंड करती हैं, तो इनिशियल इन बेसिकली क्या होता है, जनरली अगर मैकेनिज्म देखा जाए तो वो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, वो किस तरह ग्रो कर रहे हैं कि वो 50 और 30 सब यूनिट्स को इंक्रीज करवा के वहां बाइंड करके उन पे प्रॉपर वो जो ट्रांसलोकेशन या ट्रांसक्रिप्शन हो रही है उनको करवा के, तो वो 70 जो सब यूनिट होता है उसकी इनिशिएशन कम्प्लेक्स बना देते हैं। बट जब हम ये ड्रग्स देते हैं लाइनिजोलिड या टेडिजोलिड, तो ये 50 और 30 जो सब यूनिट है उसकी बाइंडिंग को कम कर देते हैं, वो दोनों एक दूसरे के साथ कंबाइन नहीं होते, जिसकी वजह से जो 70 सब यूनिट इनिशिएशन कम्प्लेक्स होता है वो बनता नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ये जो चीज लिखी है ना, देयर बाय इनहिबिटिंग द फॉर्मेशन ऑफ 70 सब यूनिट इनिशिएशन, ठीक है। तो ये फिर इनिशिएट नहीं करता है इस कम्प्लेक्स को, ठीक है। और इस तरह फिर ये ट्रांसलेशन जो बैक्टीरियल प्रोटीन की होता है उसको टर्मिनेट कर देता है, उसको इनहिबिट कर देता है, ठीक हो गया। एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम की बात करें तो बच्चे इसके एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम में ना ज्यादातर उन्होंने ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म का ही जिक्र किया है। आप जनरली भी याद रखो ना, आपने अगर सेल वॉल को अच्छे से पढ़ा होगा ना, तो आपको सेल वॉल में भी अगर आपने सिफेलोस्पोरिन को अच्छे से पढ़ा हुआ होगा, तो मेरे ख्याल से कि आप लोगों के लिए ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियोलिड्स और इसके बाद इसमें जो बैक्टीरियाइड्स हैं, एरोब्स एनारोब्स को डिफाइन करना और उसकी उसको कैटेगराइज करना मुश्किल नहीं होगा। जैसे कि देखो, जो ग्राम पॉजिटिव माइक्रोब्स होते हैं ना, उसमें ज्यादातर कोकस के नाम पे ज्यादातर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आते हैं, कोकाई के नाम पे ज्यादातर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आते हैं, जैसे कि स्टेफाइलोकोकाई, स्ट्रेप्टोकोकाई, एंटीरोकोकाई। फिर उसके बाद कुछ कॉर्नी बैक्टीरियम्स, लिस्टीरिया मोनोसाइटोजेंस। और इसकी जो है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के अगेंस्ट भी इसकी कुछ हद तक एक्टिविटी होती है, इस वजह से मे बी दिस ड्रग विल बी यूज्ड टू ट्रीट निमोनिया आल्सो, मे बी इट विल बी द लास्ट इंडिकेशन फॉर दैट ट्रीटमेंट, ठीक है। ये फर्स्ट लाइन एजेंट नहीं होगा, वो हम जब एंटी माइकोबैक्टीरियल्स पढ़ेंगे ना तो फिर मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। बट यहाँ पे क्योंकि माइकोबैक्टीरियम टीबी के बारे में यहाँ पे बात आई है इस ऑर्गेनिज्म को ट्रीट करने के लिए, तो मे बी समहो when we will discuss my I think so antimicrobial उसमें ये चीज आएगी, यहाँ वहां पे ऑक्सोजोलिडोन को डिस्कस किया गया होगा, क्योंकि यहाँ पे अगर ये चीज डिस्कस की गई है ना कि ये माइकोबैक्टीरियम टीबी को ट्रीट करता है, तो ये ड्रग देखें कि ये फिर लास्ट लाइन एजेंट होता है कि कुछ ऐसे स्ट्रेन्स माइकोबैक्टीरियम टीबी के जो रेजिस्ट हो चुके हैं, जो बेसिकली उन मेडिसिन से ट्रीट नहीं होते, जो कि एंटी माइकोबैक्टीरियल ड्रग्स होती हैं उनसे ट्रीट नहीं होते, तो फिर हम क्या करते हैं कि ये ड्रग दे देते हैं, कम्बिनेशन में भी दे सकते हैं और इंडिविजुअल भी दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद कहते हैं कि ये जो इनका जो क्लिनिकल यूज है वो ज्यादातर ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स के लिए ही लिमिटेड है। और ये जो ड्रग्स हैं ये बैक्टीरियोस्टेटिक भी हो सकती है और बैक्टीरियोस्टेडल भी हो सकती है, बट इनका जो मेजर यूज है ये बैक्टीरियोस्टेटिक ही होती है, ठीक है। उसके बाद कहते हैं कि ये हमारे पास वेंकोमाइसिन रेजिस्टेंस एंटीरोकोकाई को भी ट्रीट करती हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें ये चूंकि बैक्टीरियोस्टेटिक होती हैं, इस वजह से ये फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट नहीं होता, ठीक है। मेथिसिलिन रेजिस्टेंस स्टेफाइलोकोकस एरियस बैक्टीरियमिया के अगेंस्ट इसका फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट नहीं होता, ठीक है। रेजिस्टेंस पैटर्न की बच्चे अगर बात की जाए तो रेजिस्टेंस में वो कहते हैं कि मैंने सिंपली आपको बताया कि इसका रेजिस्टेंस पैटर्न ये हो सकता है कि या तो बाइंडिंग रिड्यूस हो जाएगी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कुछ ऐसे मैकेनिज्म डेवलप कर लेंगे जिससे जो ड्रग है वो
वो उन उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ जाके प्रॉपरली बाइंड नहीं करेगी, या ससेप्टेबिलिटी ड्रग्स की उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए रिड्यूस हो जाएगी, या रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगी। और रेजिस्टेंस ज़्यादातर स्ट्रेप्टोकोकस स्टेफाइलोकोकस एरियस और एंटीरोकोकस स्पीशीज से रेजिस्ट ज़्यादा ये ड्रग्स होती हैं। ठीक है, उसके बाद क्रॉस रेजिस्टेंस भी इन ड्रग्स की देखी गई है, बट इतनी ज़्यादा अकरेंस नहीं है क्रॉस रेजिस्टेंस की। मतलब क्रॉस रेजिस्टेंस इज नॉट अ डॉक्यूमेंटेड पार्ट इन दिस ऑफ दिस ड्रग्स, कि इन ड्रग्स का जो क्रॉस रेजिस्टेंस है वो डॉक्यूमेंट नहीं है, ठीक है, बुक्स में, जो ऑफिशियल बुक्स हैं। उसके बाद पीके की अगर बात करें फार्माकोकाइनेटिक में, वो कहते हैं कि ये वेल अब्जॉर्ब है आफ्टर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन, ये आईवी फार्मूलेशंस में भी दी जाती हैं ये ड्रग्स, ये वाइडली डिस्ट्रीब्यूट होती हैं बॉडी के अंदर, और वाइडली डिस्ट्रीब्यूट होके ये हमारे पास बेसिकली इनका कहते हैं कि इंडिविजुअली अगर मेटाबॉलिक पाथवे देखा जाए ना, तो जो लाइनिजोलिड होती है उसका मेटाबॉलिक पाथवे जो है वो फुली डिटरमाइंड नहीं होता, और वो मेटाबोलाइज होती है दो ऑक्सीडेशन के थ्रू, दो से एक से दो मेटाबोलाइट्स में, ठीक है, इनएक्टिव मेटाबोलाइट्स में। बट यहाँ पे लाइनिजोलिड टेडिजोलिड की बात अगर की जाए तो ये भी मेटाबोलाइज होती है सल्फेशन के थ्रू, और ये जो मेजरली एलिमिनेट होती है लीवर के थ्रू। कहते हैं कि ज्यादातर डोज एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं होती उन पेशेंट्स के अंदर जिन पेशेंट्स का लिवर डिसफंक्शन है या किडनी डिसफंक्शन है, रीनल इम्पेयरमेंट है, और उन पेशेंट में ऑक्साजोलिडियंस आप दे रहे हैं, तो जरूरी नहीं है कि उसमें डोज एडजस्ट की जाए, ठीक है, उन पेशेंट्स में डोज एडजस्ट करने की जरूरत नहीं होती। मोस्ट कॉमन एडीआर्स की बात करें तो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिस्कम्फर्ट, नोजिया, डायरिया, हेडिक और रैशेज इसके कॉमन एडीआर्स हैं। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया जिसमें थ्रोम्बिन का जो लेवल होता है वो कम हो जाता है, लाइक प्लेटलेट्स जो है उनका लेवल कम हो जाता है। उसके बाद इसमें अगर वो पेशेंट कोई पेशेंट 10 दिन से ज्यादा ये ड्रग लेता है ना, तो फिर ये थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। कहते हैं कि लाइनिजोलिड और टेडिजोलिड जो है ना, मैंने आप लोगों को एंटी डिप्रेसेंट जब डिटेल में एक्सप्लेन किया था कि व्हाट इज मोनोमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स। मोनोमाइन ऑक्सीडेज बेसिकली क्या होते हैं, टायरामीन कंटेनिंग फूड क्या होता है, और टायरामीन कंटेनिंग फूड का बेसिकली मोनोमाइन ऑक्सीडेज के साथ क्या काम है और क्या रिलेशन है। तो यहाँ पे ये बात लिखी हुई है कि लाइनिजोलिड और टाइडिजोलिड जो होते हैं ना, ये बेसिकली नॉन सेलेक्टिव मोनोमाइन ऑक्सीडेज। उसके बाद इरिवर्सिबल पेरिफेरल न्यूरोपैथीज और ऑप्टिकल न्यूराइटिस भी इनके एडीआर्स में आते हैं, जो कि ब्लाइंडनेस काज करवाते हैं, ठीक है, अगर ये ड्रग जो है वो ग्रेटर देन 28 डेज दी जाए, ठीक हो गया। तो आपने यहाँ यहाँ पे ये हमारी ड्रग कंप्लीट होगी। तो आज ये जो हमारा चैप्टर है अल्हम्दुलिल्लाह ये कंप्लीट हो गया, प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर वाला। इंशाल्लाह कल से हम जो है वो नेक्स्ट अपना क्विनोलोन्स वाला चैप्टर जो है वो डिस्कस करेंगे।